चलो भाई ध्यान दो। सबसे शुरुआत में हम लोग का डिस्कशन जो होगा उसमें हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में बिल्कुल कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स है उसका डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद अलग अलग टर्म्स, हीट ऑफ रिएक्शंस के अलग अलग जो टर्म्स होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग, और हीट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग मैथमेटिकल पार्ट पे मूव करना शुरू करेंगे। मैथमेटिकल पार्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना देखने में लगता है। शुरुआत में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसमें क्या करें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, बट एक्चुअल में ओए नालायक चुप जा। लेकिन एक्चुअल में जो मैथमेटिकल पार्ट है वो बहुत आसान है। बहुत सिंपल तरीके से अगर आप कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका मैथमेटिकल पार्ट आराम से कवर हो जाएगा। तो जंगल में पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, एकदम शांत माहौल होना चाहिए। अगर जंगल में जंगली लोग आवाज करेंगे तो उनका शिकार कर लिया जाएगा। चलो भाई ध्यान दो। सबसे पहला चीज, थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग मोस्टली हीट ऑफ रिएक्शन से मतलब रखते हैं। ये वर्ड है, थोड़ा ध्यान रखना है इसको। हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन वर्ड को हम लोग सिंपली ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हीट का मतलब क्यू हो गया, क्यू ऑफ आर, दिस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। लेकिन एक हम टर्म हम लोग डिस्कशन करते हैं शुरुआत में, अगर आपको ध्यान हो तो। एक टर्म होता है चलो थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग टर्म्स की बात कर लेते हैं। एक होता है वर्क, जिसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है इंटरनल एनर्जी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिस्ट्री में तो यू से करते हैं, फिजिक्स में शायद ई से भी करते हैं। ठीक है। इन सब के अलावा हीट होता है, हीट को नॉर्मली हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इंथैल्पी एक टर्म होता है चौथा। नॉर्मली अगर आप फर्स्ट लॉ वाले पार्ट में जाएंगे तो उसमें यही चार टर्म होता है, इंथैल्पी। ठीक है। डब्ल्यू, यू और क्यू आपस में रिलेटेड है। इसके मैथ्स के फॉर्मूले आप लोगों ने फिजिक्स में भी देख रखे होंगे, लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का। कल जो डाउट डिस्कशन चल रहा था परसों, उसमें कोई ना कोई इंसान पूछ रहा था, उसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का फंडा बताए थे। केमिस्ट्री में एक ही फंडा है जो आपको ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन। केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम लोग बहुत बार क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए रिकैप कर रहे हैं। अगर प्रोसेस में एनर्जी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो पॉजिटिव साइन लेना है। अगर प्रोसेस में एनर्जी डिक्रीज होगा तो नेगेटिव साइन लेना है। बस ये दो कन्वेंशन है, इसके अलावा कुछ भी कंसिडर नहीं कर सकते हम लोग। तो साइन कन्वेंशन बस आपको ध्यान रखना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में यही डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है उस लॉजिक पे नहीं जा रहा है, उस लॉजिक को हम लोग मेंस के बाद सीखेंगे। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमको केमिस्ट्री में से मतलब है, फिजिक्स में क्या साइन कन्वेंशन है वो फिजिक्स के मास्टर की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, हम नहीं जानते। बट इसको सिंपल ऐसा देख करके चलो। मान लो एक सिस्टम है जो U1 इंटरनल एनर्जी पे है, इसमें हम लोगों ने W वर्क किया, W वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर W वर्क किया, तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर बाय द सिस्टम होता तो सिस्टम काम करता, हम लोग अगर काम करेंगे तो हम लोग थकेंगे, हम लोग एनर्जी डाउन होगा। लेकिन अगर हम लोगों के ऊपर वर्क हुआ है तो हम लोग एनर्जी बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो साइन प्लस लेना पड़ेगा। दैट मीन्स कि शुरुआत में U1 एनर्जी था, अभी कुछ एनर्जी ऐड हो गया है। अब इसके बाद करते हैं Q हीट एडेड टू द सिस्टम। सिस्टम में Q हीट ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो U1 तो पहले से एनर्जी था, W भी पहले से एनर्जी था, और Q और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। दिस इज द फाइनल स्टेट जिसमें इंटरनल एनर्जी U2 है, ऐसा मान लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। U1 को उठा के दूसरे साइड ले आए तो यहाँ से U2 माइनस U1 आया। U2 माइनस U1 को हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं। सो अपने केमिस्ट्री का फॉर्मूला फर्स्ट लॉ का ये निकल के आता है। फिजिक्स में शायद उल्टा कुछ होता है लेफ्ट राइट वाले पार्ट में, बट हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दिस इज फर्स्ट लॉ, बहुत ही बेसिक सा लॉ है, ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। इन सब के अलावा कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रोसेस में डेल्टा यू का वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है, इसको याद रख लेना। किसी भी प्रोसेस में डेल्टा यू का वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी से निकाल सकते हैं। सीवी का मतलब क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। और डेल्टा एच का वैल्यू होता है एन सी पी डेल्टा टी। इन दोनों का रिलेशन भी होता है जो हम लोग को मालूम होना चाहिए। इसके रिलेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे अभी हम लोग, लेकिन उसमें तीन चार पार्ट्स हैं, उसके ऊपर अलग से डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए एच का मतलब क्या होता है? एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। सो नॉर्मली होता क्या है,
अगर आप ढंग से कैलकुलेशन करना शुरू करो तब आपको एक चीज समझ में आएगा आगे जा करके कि अगर आप कभी भी हीट को कांस्टेंट प्रेशर के कंडीशन पे डालेंगे तो एंथैल्पी के बराबर निकल के आ जाएगा। इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए सीधा हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, ये स्टेटमेंट में भी लिख रहे हैं। हीट गिवन या हीट एसोसिएटेड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। कभी भी किसी प्रोसेस में या किसी भी सिचुएशन में अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट प्रेशर में जो भी हीट एसोसिएटेड होगा उसी को हम लोग एंथैल्पी चेंज बोला करते हैं। इसलिए यहाँ पे एनसीपी डेल्टा टी वर्ड आ भी रखा होता है, थोड़ा ध्यान रखना है हम लोगों को। अब हम लोग चलते हैं अपने रिएक्शन वाले पार्ट पे कि ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग एनी प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम घटा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। सो अगर हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर चेंजेस करते हैं। क्लोज्ड कंटेनर के अंदर मास का चेंज नहीं हो सकता। मास का चेंज नहीं हो सकता मतलब नंबर ऑफ मोल्स का चेंज नहीं हो सकता। वॉल्यूम चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो ड्यूरिंग एनी प्रोसेस नंबर ऑफ मोल्स कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो मोल्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। किसी भी प्रोसेस के टाइम पे मोल्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। ये किसी प्रोसेस का पार्ट है। रिएक्शन में क्या होता है कि मोल्स चेंज हो सकता है, डेल्टा एन जी के ऊपर डिपेंड करता है या फिर कोफिशिएंट के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेफ्ट साइड में जैसे मान लो N2 प्लस 3H2 के 2NH3 है। अब इस केस में लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट 1 और 3 है, मतलब टोटल 4 मोल जब खत्म होगा तो 2 मोल बना रहा। मतलब जैसे जैसे रिएक्शन होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ मोल घट रहा है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं पहले ही। सो किसी रिएक्शन के टाइम पे नंबर ऑफ मोल चेंज होता है, लेकिन रिएक्शन के टाइम पे प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो जैसे हम लोग प्रोसेस लिखे थे कि प्रोसेस के टाइम पे नंबर ऑफ मोल्स हमेशा सेम रहता है, एग्जैक्टली इसी टाइप से सेकंड स्टेटमेंट ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग एनी रिएक्शन द प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। किसी प्रोसेस के टाइम पे हमेशा नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहता है, ये चीज ध्यान रखना है। एनी प्रोसेस मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन किसी रिएक्शन के टाइम पे प्रेशर और टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। और अभी हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन हुआ, मान लो रिएक्शन वाला पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो इस केस में हीट एसोसिएटेड है। हीट एब्जॉर्ब हुआ, हीट रिलीज हुआ, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, बट जो कुछ भी है हीट एसोसिएटेड है। लेकिन हम लोग किसी भी रिएक्शन के टाइम पे बोल रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है दैट मींस कि ये जो हीट हम लोग लिख रहे हैं दिस हीट इज गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, तो इसी को हम लोग एंथैल्पी चेंज भी बोल सकते हैं। सो आप क्यू बोलो या फिर डेल्टा एच बोलो, बट ये सेम। सो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ द रिएक्शन, ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी भी हम लोग वर्ड हीट ऑफ द रिएक्शन बोले मतलब डेल्टा एच की बात कर रहे हैं, ये हम लोग थोड़ा सा पार्ट कंसिडर करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जिसका हम लोग को ध्यान रखना है। पहला पार्ट, हमने जो रिलेशन यूज किए थे H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, एक काम करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी आएगा। यहाँ से सबसे पहला इक्वेशन, इन सारे इक्वेशन को नीचे खिसकाते चले जाएंगे। सबसे पहला इक्वेशन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी वाले पार्ट को V2 माइनस P1 V1 लिख सकते हैं। दिस इज यूनिवर्सल। किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह के सिस्टम के लिए, तो फॉर एनी प्रोसेस या फॉर एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस और रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो कोई भी प्रोसेस हो, ये हमेशा ट्रू है। अंडरगोइंग एनी प्रोसेस और रिएक्शन, कुछ भी हो रहा हो, चाहे प्रोसेस में जा रहे हो, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोट्रोपिक, जो कुछ भी ले चलना है, कहीं भी जा रहे हैं या किसी भी रिएक्शन में जा रहे हैं, ये रिलेशन हमेशा ट्रू है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ये सबसे पहला केस जो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट केस कंसिडर कर सकते हैं। एक काम करते हैं, डेरिवेशन वाले पार्ट को ना नीचे कर लेते हैं, इक्वेशंस केवल ऊपर रखते हैं, डेरिवेशन वाले सारे पार्ट को नीचे करते चले जाते हैं। ये सबसे पहला केस था। दूसरे सिचुएशन पे चलते हैं। हम लोग चाहे तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ से। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी निकल के आ गया। अब इसमें हम लोग ऐसा कर लें एट कांस्टेंट प्रेशर,
एट कांस्टेंट प्रेशर करेंगे मतलब आइसोबारिक, क्योंकि या ऐसा लिख लेते हैं फॉर एनी रिएक्शन, फॉर एनी रिएक्शन। अगर एनी रिएक्शन लिख के चले तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग शायद डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, हम लोग अगर डेल्टा पीवी की बात कर रहे हैं और एनी रिएक्शन केवल गैसियस की बात कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड का अलग से केस डिस्कशन कर लेंगे, केवल गैसेस की बात कर रहे हैं, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर सकते हैं क्या? अगर गैस है इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखा जा सकता है। सो अपने एक्सप्रेशन में ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा पीवी इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा पीवी की जगह पे डेल्टा एनआरटी। अच्छा, अभी हम लोग जस्ट डिस्कशन किए कि किसी भी प्रोसेस के टाइम पे एन हमेशा कांस्टेंट होता है, चेंज क्या हो सकता है? प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर वाला पार्ट चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहा, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेके आ जाता है। अगर इसको बाहर लेके आएंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, ये एक फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है सेम ही चीज, ये डेल्टा पीवी के जैसा ही है, बट एन आर डेल्टा टी के टर्म में भी हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। सो फॉर एनी प्रोसेस, यहाँ रिएक्शन हम लोग लिख दिया है, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, फॉर एनी प्रोसेस लिखना चाहिए। फॉर एनी प्रोसेस गैसेस कंपोनेंट दे रखा, तो उस केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी अप्लाई कर सकते हैं। ये हम लोग का सेकंड केस है। फॉर एनी गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, इस केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। इसको ऐसा ही याद रखना कि डेल्टा एन आर टी था, लेकिन जैसे ही डेल्टा एन आर टी था तो टेम्परेचर चेंज हो गया, एन आर डेल्टा टी बाहर निकाल के ला सकते हैं। ये हम लोग का सेकंड केस है। मान लो रिएक्शन की बात करते हैं। फॉर एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के टाइम पे एक चीज फिक्स है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर किसी भी रिएक्शन के टाइम पे प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, फिर से ये एक्सप्रेशन लिखते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। इस पूरे पार्ट में इस बार नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर वाला पार्ट कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर वाला पार्ट कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर रख सकते हैं, डेल्टा एन वाला पार्ट कांस्टेंट नहीं है, और हम लोग केवल गैसेस कंपोनेंट लेके चलेंगे। सॉलिड लिक्विड में जो वॉल्यूम और प्रेशर का चेंज है वो ज़्यादा नहीं होता है, मतलब प्रेशर का चेंज तो आप क्रिएट कर भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड लिक्विड को, इसलिए उस केस में ज़्यादा वेरिएशन हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। फॉर एनी रिएक्शन गैसेस कंपोनेंट्स के लिए हम लोग जब एक्सप्रेशन लिखना शुरू करते हैं तो इस बार n वाला पार्ट वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसको बाहर निकाला जा सकता है। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन को बाहर निकाल दो, लेकिन गैसेस कंपोनेंट के लिए तो अपना एक्सप्रेशन हो जाता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या होता है सबको पता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट का डिफरेंस वाला पार्ट फॉर गैसेस कंपोनेंट ओनली। ये हम लोग का तीसरा फॉर्मूला है, ये रिएक्शन के लिए कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। फॉर एनी रिएक्शन of gaseous component या involving gaseous component, gaseous component delta H is equal to delta U प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ये दोनों फॉर्मूले को याद रखने का तरीका बस यही है, रिएक्शन के टाइम पे नंबर ऑफ मोल्स वेरी करता है इसलिए डेल्टा एन, और प्रोसेस के टाइम पे टेम्परेचर वेरी करता है इसलिए डेल्टा टी। जो कांस्टेंट है उसके आगे कुछ नहीं रहता है। सो अपने पास ये तीन फॉर्मूले निकल के आ गए, ऐसा बोल सकता है। बाकी बस एक डेरिवेशन टाइप का है कि क्यों हम लोग हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को डेल्टा एच बोल रहे हैं। इसको अगर देखना है तो आप देख लो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पीवी लिख रहे हैं हम लोग, ये बिल्कुल बेसिक एक्सप्रेशन है। हम लोग बोल रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच के बराबर हीट आएगा। कांस्टेंट प्रेशर है, इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं जो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लिया। लिखने को तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। ऐसा ही हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, एक को कांस्टेंट माना, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को कांस्टेंट माना, पहले को डिफरेंशिएट किया। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसमें कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा, लास्ट वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं है। अब हम लोग डेल्टा यू का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू का एक्सप्रेशन अभी ऊपर जस्ट सीखा था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ऐसा लिख सकते हैं, इस डेल्टा यू के जगह पे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस पी डेल्टा वी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इस केस में वर्क डन का पार्ट क्या है, सो जब प्रेशर कांस्टेंट है वर्क डन का इंटीग्रेशन होता है माइनस पी डेल्टा वी, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट तो पी को बाहर निकाल लो, बाकी का एक्सप्रेशन बच जाएगा डीवी का इंटीग्रेशन
V1 से लेके V2 तक। तो खैर dV के इंटीग्रेशन को हम लोग P डेल्टा V तो लिख ही सकते हैं आराम से। तो ये जो W वाला पार्ट है दिस इज माइनस P डेल्टा V, और इसके आगे है P डेल्टा V, और इसके आगे है Q, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो डेल्टा H इज इक्वल टू Q, और हम लोग प्रेशर कांस्टेंट लेके चल रहे थे। तो डेरिवेशन वैसे काम का नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये रिजल्ट है जो हम लोग पहले भी लिख चुके। हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H। समझ आया? ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी सब्सटेंस के लिए ट्रू है, क्योंकि इस केस में होता क्या है, सॉलिड लिक्विड के गैस में, मतलब सॉलिड लिक्विड के केस में जो हम लोगों का वॉल्यूम है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो नॉर्मली एक फॉर्मूला हो जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, प्रेशर का चेंज कर सकते हैं, P2 माइनस P1 ऐसा लिख सकते हैं। बट हम बोलेंगे इस फॉर्मूले को याद मत करो, आपको बस पता होना चाहिए यार वॉल्यूम इनकम्प्रेसिबल है, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। लेकिन ये दो फॉर्मूले याद रखना है, किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस एन आर डेल्टा टी, और किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा NG/RT, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक आगे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन में, खैर वो एडवांस का थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बट कभी हम लोग क्वेश्चन में डिस्कशन कर लेंगे इस चीज का। ये तीन फॉर्मूले जो थर्मोकेमिस्ट्री के सबसे शुरुआत में है, ऑल्दो थर्मोकेमिस्ट्री में ना दे करके इसको हम लोग इंथैल्पी जब डिस्कशन करते हैं तभी वहां पे दे दिया करता है। अब चलते हैं फिर वापस हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट डिस्कशन में, ये सेकंड पार्ट होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन अगर दे रखा तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या क्या हो सकता है, और इंथैल्पी किन किन चीजों से चेंज होता है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंथैल्पी क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला फैक्टर, अगर रिएक्शन से हम लोग, रिएक्टेंट से अगर हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं और इस केस में डेल्टा H का वैल्यू x दे रखा, तो इस रिएक्शन को उल्टा करने पे क्या होगा, रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो डेल्टा H का वैल्यू हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू माइनस से कंसिडर किया जा सकता है, जब भी आप रिएक्शन को उल्टा करेंगे वैल्यू को आप माइनस कर लेंगे, मतलब एक जगह हीट एब्जॉर्ब हो रहा था तो उल्टा करने पे हीट रिलीव होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ये सबसे पहला फैक्टर जो अपने काम का होता है, इसको यूज कर रहे होते हैं हम लोग कभी कभी। दूसरा कोफिशिएंट की बात कर सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, डेल्टा H का वैल्यू अगर मान लो x के बराबर है, तो अगर इसको हम लोग n से मल्टीप्लाई कर दें कोफिशिएंट वाले पार्ट को, अब मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो सेम ही चीज है, डिवीजन का मतलब 1/n से मल्टीप्लीकेशन, तो अपने जो वैल्यू है वो n टाइम्स x हो जाएगा, बेसिकली वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। तीसरा पार्ट हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ए वाले पार्ट से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, डेल्टा H का वैल्यू हम लोग x के बराबर ले रहे हैं, सी वाले पार्ट से डी का फॉर्मेशन हो रहा है, डेल्टा H वाला पार्ट y के बराबर ले रहे हैं। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, a प्लस सी गिव्स b प्लस डी, तो अपने प्रोडक्ट में डेल्टा H का वैल्यू भी ऐड हो जाता है। तो एंथैल्पी इज अ एडिटिव टर्म, हम लोग डायरेक्टली इसको ऐड करके काम कर सकते हैं। अब अगर आपको याद हो तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड कर सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। डेल्टा H क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको ऐसा याद रख सकते हैं एनसीपी डेल्टा टी, ये तो फर्क नहीं पड़ेगा, सीपी भी कांस्टेंट होता है, लेकिन एन तो अमाउंट के ऊपर ऊपर चेंज करता है, अगर अमाउंट बढ़ाएंगे तो ये चेंज होगा, अगर ये चेंज होगा तो डेल्टा H चेंज होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझे? ऐसा ही होता है ना? ठीक है। सो इसको ध्यान रखना, पहला चीज, मतलब सॉरी तीसरा चीज। फिर चौथे केस में चलते हैं हम लोग। चौथे केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, और चौथा केस क्या ही ले हम लोग, नॉर्मली हम लोग एक वर्ड यूज कर लेते हैं कि H इज कंसिडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। H टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हम लोग आइडियली लेकर के चलते हैं, यही हम लोग को सीखना होता है। लेकिन एक किरचॉफ इक्वेशन होता है, उस किरचॉफ इक्वेशन के हिसाब से इंथैल्पी भी चेंज होता है अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं तब। तो इसमें एडवांस के लिए अगर हम लोग सीखेंगे तो उसमें हम लोग किरचॉफ इक्वेशन सीख लेंगे। ये वैसे मेरे हिसाब से काम का नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी इसको हम लोग सीख करके काम करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये हम लोग का चौथा पॉइंट है जिसे कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, मतलब टेम्परेचर चेंज कर लो तो भी इंथैल्पी का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, इंथैल्पी चेंज का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। अच्छा, कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं इसको, तो एक हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी सीखा करते थे, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी डिस्कशन होता था। अगर कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम लोग आगे जा रहे हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ई ए के बराबर है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पीछे वाले साइड में ईवी के बराबर है। तो इस केस में जो डेल्टा H का वैल्यू है, दिस इज डेल्टा H, ये जो डेल्टा H का वैल्यू है, दिस डेल्टा H इज इक्वल टू
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और ये हम लोग काइनेटिक्स में सीखे थे कि ये दोनों टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट टर्म होता है। अगर ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है तो डेल्टा एच भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट टर्म ही होगा, इसको ध्यान रखना है। ऑल्दो इसमें एक और चीज है, डेल्टा एच का एक और फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में पहले प्रोडक्ट आएगा फिर रिएक्टेंट, लेकिन फॉरवर्ड बैकवर्ड में ई ए एफ माइनस ई ए बी निकल के आएगा, इसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। खैर अभी हम लोग इस चीज में नहीं जा रहे हैं, इसके जगह पे हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इस लॉ के बारे में ज्यादा मत सोचना, सिंपल ये सोचना एंथैल्पी एक्सटेंसिव टर्म है, सबको ऐड कर सकते हैं। मान लो एक प्रोसेस है जहां ए से बी गए, इसका एंथैल्पी चेंज H1 के बराबर है, बी से सी गए एंथैल्पी चेंज H2 के बराबर है, सी से डी गए एंथैल्पी चेंज H3 के बराबर है, डी से ई गए एंथैल्पी चेंज H4 के बराबर है, और ए से डायरेक्टली अगर ई चले गए एंथैल्पी चेंज H के बराबर है। तो दिस H इज, क्योंकि H स्टेट फंक्शन है, अगर स्टेट फंक्शन है तो ए से ई जाने के लिए कोई भी रास्ता चूज करो, चाहे नीचे के रास्ते से जाओ चाहे ऊपर के रास्ते से जाओ, आपका जो टोटल चेंज होगा वो बराबर होना चाहिए। तो ये हम लोग चाहे तो इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, H इज अ स्टेट फंक्शन। इनफैक्ट इसको ध्यान रखना, केवल दो टर्म होता है जो पाथ फंक्शन है, कौन कौन सा? Q और W पाथ फंक्शन है, इसके अलावा बाकी सब क्या है? स्टेट फंक्शन। सीधा इसको ध्यान रखना, Q और W पाथ फंक्शन है, बाकी सारा का सारा पार्ट स्टेट फंक्शन है। तो A से आप E अगर जा रहे हैं, दिस इज ए स्टेट फंक्शन, किसी भी रास्ते से चले जाओ, दिस इज ए स्टेट फंक्शन। और कांस्टेंट लॉ ऑफ हेसेस, सॉरी हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ये बोलता है आप सारे स्टेप को जो फॉलो कर रहे हैं सबका हीट ऐड होता चला जाएगा। सो ये A से E जाने का जो प्रोसेस है और A से E जाने का ऊपर वाला जो प्रोसेस है, दोनों का हीट बराबर होगा। और यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हैं तो जो टोटल हीट होगा दिस विल बी इक्वल टू सारे हीट का समेशन, मतलब H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रख सकते हैं हम लोग, किसी भी तरीके से जाओ हीट सेम आने वाला है, और प्लस ऊपर वाले साइड से जाओ तो उस केस में सारे हीट को ऐड कर सकते हैं हम लोग। दिस इज कॉल्ड एज हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये वर्ड याद रखना केवल, बट उसके एप्लीकेशन बस इधर ध्यान रखना, सब हीट को ऐड कर सकते हैं हम लोग। जो प्रोसेस ऐड करेंगे, जो रिएक्शन ऐड करेंगे, ये कहीं ना कहीं ऊपर डिस्कशन हो चुका है अपना। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए से बी में H1 है, बी से सी में H2 है, इन दोनों को ऐड कर दिया। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो बी तो कैंसिल आउट हो गया, ए से सी आ गया, जैसे ए से सी आ गया तो H1 प्लस H2 आ गया। तो सेम ही चीज है, ए से बी, बी से सी, मतलब ए से सी चले गए H1 प्लस H2 आ गया। तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन बस एक स्टैंडर्ड नाम के थ्रू जान रहे हैं, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये हम लोगों का एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन पे। कभी भी हीट ऑफ रिएक्शन वर्ड होगा तो डेल्टा H लिखा करेंगे हम लोग, वैसे डेल्टा HR होता है, अभी के लिए हम लिख लेते हैं इसको डेल्टा HR ऐसा। टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग लिख सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा H फॉर्मेशन। दूसरा पार्ट हम लोग लिख सकते हैं हीट ऑफ कंबशन। तीसरा पार्ट हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं हीट ऑफ डिसोसिएशन। चौथा पार्ट हम लोग लिख सकते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। पांचवा पार्ट क्या लिख सकते हैं, और कुछ नाम है तो बता दो। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और क्या लिख सकते हैं? लिखने को बहुत सारी चीज लिख सकते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग पढ़ चुके हैं, हीट ऑफ सबमिशन को हम लोग एंथैल्पी ऑफ सब, ये सॉरी सबमिशन, सब्लिमेशन बोल रहे हैं, डेल्टा एच सब्लिमेशन ये भी सीख चुके हैं, सीख सकते हैं। इवेपोरेशन कंसिडर कर सकते हैं, डेल्टा एच कंडेंसेशन कंसिडर कर सकते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन कंसिडर कर सकते हैं। जिस भी तरह का चीज चाहिए सबके सब कंसिडर कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बट आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, इन सारे पार्ट में बस एक चीज ध्यान रखना है कि जनरली हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, कोई भी जनरल रिएक्शन है तो उस केस में डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन वर्ड यूज करेंगे, कोई भी जनरल टर्म है। लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया तब उसको हम लोग डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। अच्छा, फॉर्मेशन किसका होता है, प्रोडक्ट का कि रिएक्टेंट का? किसका होता है? एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट का। हम पूछ रहे हैं फॉर्मेशन किसका होता है, रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का। सो अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करना हो, सो
ऐसा डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन, या इट इज इक्वल टू द हीट जनरेटेड या हीट एसोसिएटेड, जनरेटेड वर्ड यूज करना गलत होगा थोड़ा सा, हीट एसोसिएटेड व्हेन 1 mole of product is formed. 1 mole of product is formed. इसमें ये कंडीशन बस मैटर करता है, 1 mole। जब भी कभी आप अभी नोट मत करो, जब भी कभी आप स्पेसिफिक केस की बात करेंगे तो 1 मोल हमेशा एसोसिएटेड होगा। अच्छा, 1 mole ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म तो हो गया, लेकिन जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो रिएक्टेंट वाला पार्ट एकदम बेस कंडीशन में होना चाहिए, एलिमेंट्री कंडीशन में होना चाहिए, जिसको हम लोग 0 लेके चल सकते हैं। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, फॉर्म फ्रॉम द constituent elements in the elementary form. In the elementary form, it is equal to the heat associated when 1 mole of a product is formed. 1 मोल तो बनना ही बनना है, या 1 मोल एसोसिएटेड होना ही होना है, लेकिन 1 मोल के अलावा हम लोग जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो जैसे मान लो CO2 है, या CO2 की जगह ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ले लें। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम पड़ा है, दूसरा कार्बन पड़ा है, तीसरा ऑक्सीजन पड़ा है। तो हम लोग चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं, कैल्शियम का रिएक्शन अगर हम लोग, या कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग CO2 के साथ कर लें तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना है प्रोडक्ट के 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए, या कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर यहाँ कोफिशिएंट 2 आ गया तो गलत है, ये नहीं हो सकता। तो कोफिशिएंट 1 है, नीचे का तरीका सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसको बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोग चाहेंगे कि एब्सोल्यूट 0 लेवल से कैल्शियम कार्बोनेट के लेवल पे जाने के लिए जितना हीट चाहिए, लेकिन आप 0 लेवल से वर्क नहीं कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड खुद ही एक कंपाउंड है, ये बीच में कहीं लाई करेगा। CO2 खुद ही एक कंपाउंड है, ये भी बीच में कहीं लाई करेगा। तो बेसिकली अगर हम लोगों को ये दोनों बीच के लेवल पे आ गए तो यहाँ से चेंज कैलकुलेट करने का मतलब इसका फॉर्मेशन नहीं कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए हर एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट अपने एलिमेंट्री स्टेट में होना चाहिए, जिसको 0 बोला जाता है। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग ऐसे कि इन एलिमेंट्री फॉर्म या एलिमेंटल वर्ड यूज करना ज्यादा बेटर है, एलिमेंटल स्टेट या फ्री स्टेट या नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच को ऐसा एफ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 0। किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट या नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट या एलिमेंटल स्टेट जो यूज किया जाता है, उस केस में हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 माना जाता है। तो अपने कैलकुलेशन में कैल्शियम कार्बोनेट अगर दे रखा, तो कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए, कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए अपने एलिमेंटल स्टेट में। सो अगर हम लोग कभी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करेंगे तो एलिमेंटल स्टेट्स का पार्ट होना चाहिए। ऑक्सीजन का एलिमेंटल स्टेट क्या है, या नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है, O2, और O2 में भी गैसियस फॉर्म। कार्बन का नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है, तो नॉर्मली ध्यान रखना है, कुछ कुछ एलिमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रेफाइट। तो केवल कार्बन सॉलिड लिखो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन कार्बन सॉलिड में डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, ग्रेफाइट लिया करता है। और मेटल्स के केस में नॉर्मली सॉलिड यूज करके चलते हैं हम लोग। सो हम लोगों के सारे एलिमेंट्स अपने नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट में है, बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ बात कर लेते हैं। कैल्शियम के लिए कैल्शियम सॉलिड था, कार्बन के लिए कार्बन ग्रेफाइट था, और ऑक्सीजन वाले पार्ट के लिए हम लोगों का O2 गैस था। अब लिखते हैं हम लोग इक्वेशन, कैल्शियम वाला पार्ट सॉलिड फॉर्म में था, कार्बन वाला पार्ट ग्रेफाइट के फॉर्म में है, ये भी सॉलिड लिख सकते हैं हम लोग। कितना ऑक्सीजन चाहिए अपने को, 3 चाहिए, तो यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। गैसेस फॉर्म में ये हम लोग के 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड का फॉर्मेशन करेगा। थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान रख के काम कर सकते हैं। सो जब भी कभी आप हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, फॉर्मेशन किसका होता है, प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट के 1 मोल का कंडीशन होना चाहिए। अच्छा, 1 मोल कहाँ से शुरू होगा, बिल्कुल एलिमेंट्री स्टेट से शुरू होना चाहिए, ऐसा बोल सकता है। सो मान लो अगर इसके जगह हम लोग हीट ऑफ कंबशन डिफाइन करें, हीट ऑफ कंबशन में डेल्टा एच कंबशन वर्ड यूज कर सकते हैं। कंबशन किसका होता है, रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का। अगर रिएक्टेंट का कंबशन होता है तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट का कंबशन लिखा होना चाहिए, और उसके सारे एलिमेंट्स अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चले जाने चाहिए।
जैसे 1 मोल रिएक्टेंट, चलो इसको लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू द हीट जनरेटेड, जो ये कंबशन में हीट जनरेट होगा, हीट जनरेटेड व्हेन, फिर से वही सेम चीज, 1 मोल तो रहेगा ही रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन है। जनरली हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, लेकिन अगर 1 मोल दे दिया तो उसके इसमें कंडीशनल पार्ट आ गया, तो उसमें कुछ एक स्टैंडर्ड टर्म्स हम लोग बात कर सकते हैं। तो व्हेन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट का कंबशन होता है, अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, ये हम लोग का टर्म कंसिडर किया जा सकता है। क्या क्या ले सकते हैं, तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स का ध्यान रखना होता है। कार्बन को अगर कंबशन में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 गैसेस फॉर्म में। हाइड्रोजन को अगर कंबशन में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, H2O लिक्विड फॉर्म में। सल्फर को अगर कंबशन में लेके जाएंगे तो सल्फर SO2 गैस। अगर फॉस्फोरस को ऑक्सीडेशन में लेके, सॉरी, फॉस्फोरस को अगर कंबशन में लेके जाएंगे तो सॉलिड फॉर्म में। अगर नाइट्रोजन को कंबशन में लेके जाएंगे तो नाइट्रोजन को कंबशन में लेके जाएंगे तो इसका कंबशन नहीं होता है, N2 का फॉर्मेशन होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सब लोग। नाइट्रोजन का ऑक्साइड बहुत ही अनस्टेबल होता है, इतना अनस्टेबल होता है कि उसको बना पाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए नाइट्रोजन के केस में N2 का फॉर्मेशन कंसिडर किया करते हैं हम लोग, समझे। चलो ध्यान दो, एक सवाल है मेरा कि इनमें से किसको हम लोग हीट ऑफ कंबशन बोल सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन में हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन है, बस यही सवाल है। कब हीट ऑफ रिएक्शन को आप हीट ऑफ कंबशन बोल सकते हैं, कब नहीं बोल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हैं क्या, इस केस में हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ कंबशन बोल सकते हैं क्या। तो पहला चीज, 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट दे रखा, अगर 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज, 2 मोल रिएक्टेंट दे रखा है, ये तो बिल्कुल गलत है। मान लो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, H2 गैस O2 गैस के साथ कंबाइन करके H2O लिक्विड का फॉर्मेशन कर रहा, इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, हाफ, ठीक है। इसको बोल सकते हैं क्या हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ रिएक्शन हमेशा बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन विल बी कंसिडर्ड एज हीट ऑफ कंबशन, ये भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोल सकते हैं क्या, 2H2 गैस प्लस O2 गैस प्रोडक्ट में 2H2O लिक्विड, इसको हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ कंबशन बोल सकते हैं क्या। तो इस बार भी हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन। इनफैक्ट ऐसा बोला जा सकता है कि हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 टाइम्स हीट ऑफ कंबशन, ये बोल सकते हैं क्या, ये बोल सकते हैं। तो अगर आप इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप हीट ऑफ कंबशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब इस केस में हीट ऑफ रिएक्शन है। तो हीट ऑफ रिएक्शन इज अ जनरल टर्म, हर जगह हीट ऑफ रिएक्शन है, कभी भी रिएक्शन हो रहा है, किसी भी कोफिशिएंट पे रिएक्शन हो रहा है, हीट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन हीट ऑफ कंबशन स्पेसिफिक टर्म है, तो इस केस में हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 टाइम्स हीट ऑफ कंबशन कंसिडर किया जा सकता है, समझे। कोई भी एक कंपाउंड है, उसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लो C2H4, अगर इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं, या C2H6 ले लेते हैं H2O के साथ, नहीं C2H4 ही ले लेते हैं, बैलेंसिंग आसान होगा। इसका अगर रिएक्शन कराते हैं, कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, CO2। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन क्या होगा तो H2O लिक्विड। अगर बैलेंस करेंगे तो इसमें ध्यान रखना है, अगर सवाल में हीट ऑफ कंबशन बोला तो यहाँ कोफिशिएंट चेंज नहीं कर सकते, इसको 1 रखने की कोशिश करना है हमेशा। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो 2CO2 होना चाहिए, इसके अलावा 2H2O होना चाहिए, और ये कितना आ जाएगा 3O2, x+y/4 करके हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो सवाल अगर पूछ लिया कि आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, तो पहले तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन लिख लो, हीट ऑफ फॉर्मेशन है क्या, और उसके हिसाब से बाकी चीजें कर सकते हैं। खैर अभी घंटी बज गया है ना, ठीक है। सो एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट पे चले जाएंगे। थियोरेटिकल पार्ट मोस्टली हो चुका है, 1-2 थियोरेटिकल पार्ट और बाकी है, वो हम आपको भेज देंगे पढ़ने के लिए। शायद कहीं ना कहीं मेरे नोट्स में पढ़ा होगा थियोरेटिकल पार्ट। केवल थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लेना कि हीट ऑफ रिएक्शन में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, लेकिन इन सबको आपस में रिलेट कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्विंग हम कर लेंगे। इसके लिए कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, जैसे कुछ कुछ लोग इसमें फॉर्मूले का डिस्कशन करते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू
डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इन द रिएक्टेड साइड, ऐसा कुछ किया करते हैं। ये सब फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी काम हो जाएगा, उसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्विंग आसानी से किया जा सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन शुरू करेंगे इस चीज पे। आज के लिए क्लास यहीं पे एंड कर लेते हैं। अभी किस चीज का टेस्ट है?